अभियान का लक्ष्य ग्रामीण और वनवासी बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकल के लाखों कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। इन्हीं में से एक है रंजन कुमार बाग। उड़ीसा के बलांगीर के जन्मे रंजन कुमार बाग 1985 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रंजन कुमार संघ के लिए भी काम करते रहे। ग्रेजुएशन के बाद सन 1992 में रंजन कुमार बाग ने संघ विस्तारक के रूप में 2 वर्ष काम किया। बाद में 1994 से 1998 तक विद्या भारती में आचार्य के रूप में काम किया। आचार्य रहते हुए वो सन 1996 में एकल विद्यालय में 6 महीने तक संघ प्रमुख का दायित्व उन्होंने संभाला। इसके बाद वो पिछले 25 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं और प्राथमिक शिक्षा विभाग का कार्य देख रहे हैं। वर्तमान में रंजन कुमार बाग सभी स्तर से कार्य करते हुए केंद्रीय सह प्रशिक्षण प्रमुख तथा प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत ई शिक्षा का केंद्रीय प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एकल के योद्धा में, जिसमें हम उन योद्धाओं के बारे में आपको बताते हैं जो जमीन पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक योद्धा मौजूद हैं जो उड़ीसा से आते हैं। नाम है उनका रंजन कुमार बाग। तो स्वागत है आपका रंजन जी हमारे इस खास शो एकल के योद्धा में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप इस एकल अभियान से जुड़े कैसे? सन 1996 में 6 महीना के लिए मैं संघ प्रमुख के रूप में काम किया। फिर दोबारा 1998 से मैं पूर्ण रूप से एकल अभियान में काम कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे जब आप एकल अभियान से जुड़े तो आपने कौन सा पद पाई? पहला मैं जब जुड़ा तो प्रशिक्षण विभाग में ही जुड़ा और आज तक प्रशिक्षण विभाग में ही मैं काम कर रहा हूँ। आप जब जुड़े एक संघ प्रमुख के तौर पर आप जुड़े, आज आप सह प्रमुख हैं प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण विभाग के। तो ये सफ़र कैसा रहा? पिछले 25 साल आपने एक संस्थान को दिए, एक संगठन को दिए जो समाज सेवा करता है, तो ये सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। 25 साल एक शिक्षण के काम में देना और फिर वनवासी क्षेत्र में, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम में हम पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं और जो अपना जो सपना था कि गांव में एक अच्छे आचार्य देना और इनके लिए प्रशिक्षण तैयार करना, पाठ्यक्रम योजना बनाना, ये हमारे बहुत अनुभव रहा है कि हम ये 25 सालों में बहुत सारे आचार्य अभ्यास वर्ग और सेवाव्रतियों को भी इस प्रशिक्षण में हम प्रस्तुत किए एवं अच्छे प्रशिक्षक बन करके गांव में एक अच्छे आचार्य दें, इसलिए हम पूरा काम किए। आप उड़ीसा से आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वनवासी क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में है, तो उड़ीसा भी उनमें से एक है। तो उड़ीसा में काम करना कितना कठिन रहा या कितना आपके लिए कितना आसान रहा उस क्षेत्र में काम करने, जहाँ संसाधन की कमी है, जहाँ रिसोर्स कई जगहों पर रिसोर्स ना के बराबर है? ये तो बिल्कुल सही है। जिस समय हम प्रारंभ में काम किए उस समय गांव में प्रवेश करना बहुत कठिन था। कई जगह ऐसा होता था कि साइकिल रख करके 2 किलोमीटर चल कर भी पहाड़ी के क्षेत्र में भी गांव में पहुंच करके हम इस काम को शुरू किए। ऐसे में लगता था कि इतना माने आज की स्थिति में भी इतना गंभीर क्षेत्र है जहां ना बिजली था, ना जाने आने का मार्ग था और इसमें मज़ा आ रहा था। और वहां पहुंच करके यही महसूस हो रहा था कि गांव के लोग कितना सरल है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। एकल विद्यालय ही ऐसा एक माध्यम रहा जहां पहुंच करके हम इस काम को कर रहे थे और आनंद में कर रहे थे। अच्छा, आप 1998 में जुड़े, आज 2023 है, तो इन 25 सालों में एकल विद्यालय के माध्यम से उड़ीसा आज कितना बदला है? क्या क्या जो मेन चैलेंज है वो उड़ीसा के उन वनवासी क्षेत्रों में आए हैं, उन ग्रामीण इलाकों में आए हैं जिनके लिए एकल लगातार काम कर रहा है? बिल्कुल, पहले तो ऐसे ही गाँव में ये व्यवस्था था ही, लेकिन आज संसार धीरे धीरे बदल रहा है तो वहाँ का बिजली, पानी और आज तो धीरे धीरे लोगों के हाथों में मोबाइल भी हो गया है, तो सारे लोग थोड़ा सक्रिय हो रहे हैं। आप ई शिक्षा का भी आपके पास विशेष प्रभार है, तो आप 1998 में जुड़े तो पहले तो कॉपी किताबों वाली एजुकेशन थी। जब कोरोना काल आया तो ई शिक्षा का बड़ा प्रचलन बढ़ा, बच्चों में घर रहकर काम करना था तो ई शिक्षा का प्रचलन बढ़ा। तो इस काल में एकल ने ई शिक्षा के माध्यम से कैसे काम किया, खासकर कोरोना काल? बहुत बढ़िया ऐसा है। मुझे तो जब दायित्व दिया गया पिछले 2 सालों में, इससे पहले 2017 में
टैबलेट के माध्यम से शिक्षा का एक प्रयोग हुआ नानक मत्ता से, और इसका बढ़िया सफल होने के बाद पूरे देश में विस्तार हुआ। मुझे जब दायित्व दिया गया तो बहुत खुशी था कि जो पुस्तक में हम देख रहे हैं, जिन पाठ्यक्रम को हम बच्चों को सिखा रहे हैं या आचार्यों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक टैबलेट के माध्यम से उन्हीं विषय को, जैसे हमारा एक रहता है आचार्य का मार्गदर्शिका और खेले कूदे नाचे गाए, जिनमें आचार्यों को क्या करना है, कौन कौन से विषय सिखाना है, ये लिखित होता है। प्रार्थना क्रम क्या है, हमारे बाल गीत क्या है, तो वही इसी चीज़ को अगर वो टैबलेट में देखता है, उसका स्वर सुनता है, उसका अभिनय देखता है, तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, बच्चों की किताबी शिक्षा, आजकल बच्चों का रुझान मोबाइल की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो क्या टैबलेट शिक्षा उसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है? टैबलेट शिक्षा निश्चित रूप से विकल्प हो सकता है। इसमें हमारा टैबलेट शिक्षा क्या है, ये ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है। तो इसमें क्योंकि नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए जो पुस्तक में जो चीज़ है उस चीज़ को, या जो हम चीज़ सिखाना चाहते हैं उसी चीज़ को यहाँ दिया जाए, तो बच्चे के सीखने में निश्चित रूप से रुचि आएगा। आगे चलकर ये बच्चे के मन में भी नए नए भाव आ जाएगा। इसका बहुत लाभ है। उत्तराखंड के नानक मत्ता से इसका शुरुआत हुई। अभी कितने राज्यों में ये टैबलेट शिक्षा एकल ने पहुंचाया है और आगे किन राज्यों में पहुंचाने का प्लान है? उत्तराखंड में जब प्रारंभ हुआ और इसका प्रभाव देखा गया कि इसी के कारण आचार्यों में भी गुणवत्ता का दिखाई दे रहा है, और बच्चों भी तो उनका बोलने में, उनका चिंतन करने में थोड़ा अलग महसूस हुआ, तो पूरे देश में विस्तार हुआ। आज के दिन में पूरे देश में विस्तार है। 115 संच में काम कर रहा है ये टैबलेट के माध्यम से शिक्षा। नॉर्मल आचार्य के लिए तो पढ़ाई लिखाई या उनकी जो प्रमुखता होती है कि आचार्य कैसे चुने, तो ई शिक्षा के लिए आचार्यों का चयन कैसे होता है? ई शिक्षा जिस संच में होता है वो हमारा एक व्यवस्था है कि जहाँ जीआरसी होगा, आईवीडी होगा या प्रगत संच होगा, उसी संच को लिया जाता है, जहाँ पूरे 30 से आचार्य होंगे, अच्छे संच प्रमुख होंगे, अच्छा आचार्य में सक्षम होंगे, ऐसे संच को चयन करते हैं। इससे पहले हम अच्छे से आचार्यों को प्रशिक्षण कराते हैं, आचार्यों को कैसे टैबलेट का उपयोग करना है उनको सिखाते हैं, तभी टैबलेट दिया जाता है, और टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक और डिजिटलीकरण हो रहा है, तो ई शिक्षा भी बहुत महंगी होती जा रही है, और ऐसे में एकल जो ई शिक्षा दे रहा है वो बच्चों को मुफ्त दे रहा है, तो ये कितनी कठिनाई भरी है, जहाँ एक और बाजारीकरण हो रहा है और शिक्षा का सबसे ज़्यादा बाजारीकरण हुआ है, और अब ई एजुकेशन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ गई हैं मार्केट में, और वहाँ एकल ये कैसे काम कर रहा है? इसमें मुख्यतः दानदाता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो दान दे रहे हैं और बच्चों को इस विकास का राह देख रहे हैं, उनके जो चिंतन है कि भारत के बच्चे भी आगे बढ़ें और डिजिटली भी बढ़ें, उनके भी सपना साकार हो। जैसे दूसरे देशों में, क्योंकि विदेश से ही ज़्यादा फंडिंग आ रहा है, तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ ऑनलाइन में काम करते हैं, इंटरनेट में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने देश में भी बच्चे आगे बढ़े। तो एक ये प्रयास है, आगे चल कर के बच्चे के मन में अगर धीरे धीरे विचार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये डोनर्स का ही सबसे बड़ा हम आभार प्रकट करेंगे कि वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें आचार्य का भी विकास हो रहा है और बच्चों का भी चिंतन का विकास हो रहा है। इससे बिहार, झारखंड, ये अगल बगल के राज्य हैं जहाँ पे भाषाई विविधता नहीं है, लेकिन जैसे आप महाराष्ट्र जाते हो, गुजरात जाते हो, तमिलनाडु जाते हो, वहाँ थोड़ी भाषाई विविधता भी है, और थोड़ी सी जो हमारा क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, या फिर जो सामाजिक वातावरण है वो बिल्कुल चेंज है। तो ये काम कैसे किया आपने? मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे ये जो पद्धति में इतना सरलता है कि किसी भी प्रांत में हम जाएं, सभी कार्यकर्ता हो या पूरे वातावरण ऐसा होता है कि सब आपस में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा भाव ही ऐसा है, हम तो भाव से ज़्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए भाषा के दृष्टि से कहीं कठिनाई नहीं हुआ। भले ही मैं उड़ीसा का हूँ, लेकिन जब प्रशिक्षण करते समय भाषा का शिक्षा करता हूँ, तो हमारे कार्यकर्ता में भी ये चिंतन आता है कि देखिए, एक हिंदी भाषा, एक कार्यकर्ता भी हमको हिंदी सिखा रहे हैं, तो कम से कम हम सजग रहे। ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रवास के दौरान कोई अन्य भाषा आपने सीख ली?
प्रवास के दौरान हम जब जाते हैं और जैसे मान लीजिए बंगाल गए, बंगाल में जा कर के थोड़ा सा बंगाली भाषा बोलते हैं कि भालो आशे, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही हम जाते हैं, कभी कभी आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वो लोग भी कभी कभी छोटे छोटे केवल 2 शब्द बोल देते हैं कि बागो नारा, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति आ गए हैं, और आपस में एक अपनापन आ जाता है। मैं कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं दूसरे राज्य में गया हूँ तो अलग से कोई दूसरे राज्य से आए, ऐसा अनुभव नहीं किया हूँ। अच्छा, आप एक पर्सनल सवाल कि आप एकल अभियान से जुड़े 25 साल पहले, तो ऐसे में परिवार या फिर घर वाले एक्सेप्ट किए कि आप जाओ समाज सेवा करो? मैं जब एकल विद्यालय में आया तो उस समय तो मैं शुरू से ही मेरा इस विषय में ही चिंतन था, क्योंकि इससे पहले मैं संघ में प्रचारक रहा और फिर जब आया तो विद्या भारती में मैंने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया। लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पित होने के कारण जब एकल विद्यालय पूरे देश में विस्तार हुआ तो उड़ीसा में कुछ कार्यकर्ता को चुना गया, तो इसमें सौभाग्य से मेरे नाम भी चुना गया। तो इसीलिए मैं इस काम को तब से ही कर रहा हूँ। और पहला तो घर के लोग, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में जब पता चला कि ये बाहर में ही काम कर रहा है तो देखे कि ये कुछ खराब काम नहीं कर रहे हैं, तो घर के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं और कर भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप उन आचार्य, उन बच्चों को जो एकल से जुड़े हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने फ्यूचर के लिए क्या करें और कैसे काम करें? देखिए, एकल जो काम कर रहे हैं सबसे एक न्यारा काम कर रहा है। शिक्षा तो सब देते हैं, लेकिन संस्कार जो चीज़ है, जीवन उपयोगी शिक्षा जो बोलते हैं, जीवन में क्या करना है, समाज में कैसे व्यक्ति बने, इसीलिए हम हमेशा सोचते थे कि अच्छे व्यक्ति ही अच्छे काम करता है, या जो अच्छा काम करता है वो अच्छे व्यक्ति है। हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसे अच्छे व्यक्ति कहते हैं। अच्छा बच्चे अच्छे काम, अच्छे बच्चे अच्छे काम। तो इसी हिसाब से भी हमारा पाठ्यक्रम भी वही है, और पूरे जीवन उपयोगी शिक्षा है, वो पूरा जीवन उपयोगी शिक्षा है। और यही काम को एकल अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव में करा रहे हैं। आचार्य स्वयं भी करते हैं और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। इसीलिए गांव के लोगों को मन में भी ये आता है, एकल जो काम करता है बहुत अच्छा काम करता है। मैं सभी बच्चों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि एकल अभियान में वो पढ़े और अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य है ये बात सीखें, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के विषय में है। इतना ही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रंजन कुमार बाग, जो उड़ीसा से आते हैं और एकल अभियान के लिए लगातार काम करें। पिछले 25 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं और एकल के प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास इस शिक्षा का भी दायित्व रहा और लगातार कोरोना काल से लेकर अभी तक इस शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई योद्धा हैं जो ज़मीन पर रहकर गांव में घूम कर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं। तो हम आपको ऐसे ही योद्धाओं की कहानी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल एकल भारत।